तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले रिकैप करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा। हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस किए थे, एवरेज वेलोसिटी के बारे में जाना था हमने। दोबारा से हम लोग एक बार रिकैप करते हुए फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में, साथ में इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में, ठीक है ना। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन भी कहते हैं, क्योंकि अगर इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन में चलेगा और वापस आएगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में और वापस आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ये एक रिलेटिव टर्म होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, इसीलिए ये एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं होती है। तो रेस्ट और मोशन जो होता है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है, वो होता है रिलेटिव टर्म। पहली बात हो गई, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस नहीं हो सकता है नेगेटिव और ना ही हो सकता है डिक्रीजिंग। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है और एडिटिव होता है, इसलिए डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीजिंग, बिल्कुल सही। डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है, हाँ, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन, दोनों की यूनिट होती है कि मीटर और दोनों की डायमेंशन होती है लेंथ। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और मोर देन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या तो उसके बराबर होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा या उसके बराबर होगा। अगर डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो ही होगा, क्योंकि अगर इंडिविजुअल मूव ही नहीं किया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो ही रहेगा। डिस्टेंस अगर नॉन ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर डिस्टेंस नॉन ज़ीरो है इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा या तो फिर होने के बाद वहीं पे इंडिविजुअल आ गया होगा तो ज़ीरो हो गया होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं डिस्प्लेसमेंट की भी, कि मे बी ज़ीरो एंड मे नॉट बी ज़ीरो। इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इसका मतलब इंडिविजुअल या तो चला ही नहीं होगा या तो चल के वापस उसी जगह पे आ गया होगा। तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है अगर मे बी ज़ीरो एंड मे नॉट बी ज़ीरो। इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो देन डिस्टेंस वुड बी, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, नॉन ज़ीरो होगा, तो डिस्टेंस भी नॉन ज़ीरो ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नॉन ज़ीरो का मतलब ये है कि इंडिविजुअल की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कुछ ना कुछ होगी, कहीं ना कहीं तो वो मूव किया ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि उसका डिस्प्लेसमेंट है तो उसका डिस्टेंस भी होगा, तो नॉन ज़ीरो होगा इसका डिस्टेंस। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन होता है बिल्कुल सेम टू सेम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जैसा। जैसे कि बताता हूँ आपको कि अगर एवरेज स्पीड ज़ीरो है, जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो कहीं चला ही नहीं, यानी उसने मूव ही नहीं किया, तो इसका मतलब है कि उसका डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो है। डिस्टेंस ज़ीरो, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है, उसकी एवरेज स्पीड भी ज़ीरो है। अगर एवरेज स्पीड ज़ीरो है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो अगर एवरेज स्पीड ज़ीरो होगी तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि एवरेज स्पीड अगर ज़ीरो है तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो एवरेज स्पीड अगर ज़ीरो है तो एवरेज वेलोसिटी अगर ज़ीरो है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, मे बी ज़ीरो मे नॉट बी ज़ीरो। दो पॉसिबिलिटीज़ है उसकी। जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो चला और वापस आ गया, एक्स डिस्टेंस गया, एक्स डिस्टेंस वापस आ गया, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, लेकिन उसका डिस्टेंस तो होगा ना, उसका डिस्टेंस तो होगा, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो नॉन ज़ीरो होगी। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल मूव ही नहीं किया तब भी उसका एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो उस केस में एवरेज स्पीड भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी अगर ज़ीरो है तो एवरेज स्पीड मे बी ज़ीरो एंड मे नॉट बी ज़ीरो हो सकता है। उसी तरीके से अगर एवरेज स्पीड ही नॉन ज़ीरो है, अगर एवरेज स्पीड ही नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल जो है वो चला होगा, या तो चल के यहाँ रुक गया होगा, या तो फिर वो चल के वापस आ गया होगा।
दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर वो सिर्फ चला होगा तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी मे नॉट बी ज़ीरो। अगर वो चल के वापस आ गया होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। इस वजह से एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, मे बी ज़ीरो। ठीक है ना। अगर एवरेज वेलोसिटी जो है वो नॉन ज़ीरो है, जब एवरेज वेलोसिटी ही नॉन ज़ीरो है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही होगा, तो इसका मतलब ये है कि एवरेज स्पीड जो होगी वो भी क्या होगी, नॉन ज़ीरो। ठीक है। अभी हमने देखा था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन, कि किस तरीके से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर। तो लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल ज़ीरो देन द सेम टाइम इंटरवल द एवरेज स्पीड इज़। यानी कि अगर एवरेज वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी तो एवरेज स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी। हमें मालूम है कि अगर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो एवरेज स्पीड या तो ज़ीरो होगी या तो नॉन ज़ीरो होगी। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का हिसाब था कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो हो सकता है डिस्टेंस हो, या फिर हो सकता है डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो, यानी डिस्टेंस नॉन ज़ीरो हो या फिर ज़ीरो हो सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इसका आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड मे बी ज़ीरो, मे नॉट बी ज़ीरो। अब अगला क्वेश्चन अपना है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज़ आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू द एवरेज स्पीड। हमें मालूम है कि डिस्टेंस या तो ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कम होगा या तो बराबर होगा डिस्टेंस के। तो इसी के हिसाब से अगर हम बोलें तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या तो कम होगी या तो बराबर होगी एवरेज स्पीड के। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एवरेज वेलोसिटी जो है या तो वो इक्वल होगी या तो वो स्मॉलर होगी एवरेज स्पीड से। सेम टू सेम रिलेशन इसका लग गया। दूसरा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज़ स्केलर क्वांटिटी। ये भी सही है, पहली स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड भी सही है, और रीज़न जो है वो एक्सप्लेन करता है असर्शन को। ठीक है। अब हम करेंगे एवरेज स्पीड और डिस्टेंस से क्वेश्चंस, और जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम लोग रिकॉल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अ कार मूव्स डिस्टेंस 200 मीटर। एक कार मूव करती है 200 मीटर डिस्टेंस। इट कवर्स फर्स्ट हाफ, पहला हाफ डिस्टेंस वो कवर करती है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v, और v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर करती है। और दे रखा है कि एवरेज स्पीड जो आ रही है उस कार की वो आ रही है 48 किलोमीटर पर आवर। तो हमें फाइंड करना है v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें मालूम है कि एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, टोटल टाइम कितना लगा होगा t1 प्लस t2। लेकिन t1 प्लस t2 की टर्म्स में नहीं लाना है आंसर, लाना है x अपॉन v की फॉर्म में, तभी t1 हटेगा। हमें मालूम है कि 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ हम लोग रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू को। 48 इक्वल्स टू 200 अपॉन 100 अपॉन 40 प्लस 100 अपॉन v। t2 क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा 100 मीटर अपॉन v वेलोसिटी। अब हम इसको अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 100, 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन v। 48 इक्वल्स टू, यहाँ से 100 और 200 कट जाएगा, 2 बचेगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर 40 प्लस v अपॉन 40v। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो 40v इंटू 2 अपॉन 40 प्लस v, 48 40 प्लस v इक्वल्स टू 80v। तो ये हो जाएगा 48 इंटू 40 प्लस 48 इंटू v इक्वल्स टू 80v। ये प्लस है, ये जाएगा इधर माइनस होगा, तो यहाँ हो जाएगा
32v इजगल टू 48 इंटू 40, 32 और 48 कट जाएगा 16 से, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, तो 2v इजगल टू 3 इंटू 40 और 2 कट जाएगा 40 से, तो 20 आ जाएगा, और 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा अपना v, तो बी आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है ग्राफ बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें मालूम है कि हमारा डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ऐड होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है, वो डिक्रीजिंग नहीं होता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें इस ग्राफ में, तो अगर मान लो यहाँ डिस्टेंस जो था वो 10 मीटर था और यहाँ टाइम जो है वो 0 सेकंड था, जो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस कम हो रहा है। यहाँ 9 मीटर हो गया होगा, यहाँ पर 8 मीटर हो गया होगा, यहाँ पर 7 मीटर हो गया होगा। तो ये ग्राफ जो है गलत है, क्योंकि ये ग्राफ जो है उसमें डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और डिस्टेंस डिक्रीज़ नहीं होता है, तो ये ग्राफ अपना गलत है। अगला ग्राफ देखते हैं। डिस्टेंस टाइम का अगला ग्राफ ये बोलता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर हो गया होगा 1 सेकंड पे, फिर डिस्टेंस जो है वो हो गया होगा 3 मीटर 2 सेकंड पे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, और एक टाइम पे टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस रुक गया, इसका मतलब इंडिविजुअल रुक गया होगा। तो ये बात सही है कि इंडिविजुअल मूव कर रहा था, डिस्टेंस बढ़ रहा था टाइम के साथ में, फिर एक टाइम पे वो रुक गया तो डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट। तो ये ग्राफ जो है अपना सही है, क्योंकि ये डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं शो कर रहा है और ना ही डिस्टेंस को शो कर रहा है डिक्रीजिंग। उसका अगला ग्राफ ये शो करता है कि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में है। क्यों नेगेटिव में? क्योंकि यहाँ होता है ओरिजिन, यहाँ ऊपर होता है पॉजिटिव और यहाँ होता है नेगेटिव। तो डिस्टेंस जो है वो शो कर रहा है कि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वैसे वैसे डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव से शुरू हो ही नहीं सकता। तो ये ग्राफ भी जो है वो गलत है। अगला ग्राफ शो करता है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ तक तो ग्राफ ठीक है, लेकिन यहाँ तक भी ग्राफ ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ में डिक्रीज होने लग गया, यानी कि नेगेटिव में चलने लग गया, और डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में नहीं जाता है। तो यहाँ तक तो ग्राफ ठीक था, लेकिन यहाँ के बाद जो है ग्राफ गलत हो गया। तो इसीलिए ये पूरा ग्राफ जो है वो गलत है। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में नहीं जाता। इस ग्राफ को देखते हैं ज़रा। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ये शो करता है कि टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। एक टाइम के आने के बाद फिर टाइम जो है वो कम होने लग गया, यानी कि ये शो कर रहा है कि टाइम जो है वो घटने लग गया, क्योंकि टाइम चला गया पीछे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। टाइम हमेशा आगे मूव करता है, टाइम नेगेटिव नहीं जाता, टाइम जो है माइनस नहीं होता है, टाइम कभी पीछे नहीं जाता। तो ये ग्राफ गलत हो गया, क्योंकि टाइम का ग्राफ गलत हो गया। ठीक है ना? क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है टाइम के साथ में, लेकिन यहाँ पे टाइम चला गया पीछे, उसके बाद फिर डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम के साथ में, लेकिन टाइम पीछे नहीं जा सकता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम के साथ में डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे इंडिविजुअल रुक गया होगा, तो यहाँ पर रेस्ट पे आ गया इंडिविजुअल, और फिर टाइम बढ़ने लग गया और इंडिविजुअल मूव करने लग गया। तो ये ग्राफ जो है वो डिस्टेंस को पॉजिटिव शो कर रहा है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है ना? लेकिन अगर इन्हीं क्वेश्चंस में हम लोग बोलते डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, तो ये ग्राफ सही होता। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो सकता है नेगेटिव भी और डिक्रीजिंग भी। तो अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता तो ये ग्राफ सही होता। अगर यहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता तो ये ग्राफ सही होता। यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो ये ग्राफ सही होता। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता तो ये ग्राफ सही होता। लेकिन यहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट होता तब भी ये ग्राफ गलत होता, क्योंकि टाइम नेगेटिव जा रहा है और टाइम नेगेटिव नहीं होता, टाइम कभी माइनस में नहीं जाता है। जैसे कि आज जो डेट है वो डेट दोबारा से वापस नहीं आएगी, तो टाइम जो है नेगेटिव में नहीं जाएगा। डिस्टेंस टाइम का ये वाला ग्राफ है, अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डाल देंगे तभी भी ग्राफ सही रहेगा। ठीक है? अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रीति रीच अ मेट्रो स्टेशन
यानी कि प्रीति एक मेट्रो स्टेशन पे है, वो फाउंड करती है दैट एस्केलेटर वॉज नॉट वर्किंग, यानी कि एक इंडिविजुअल है प्रीति, वो पहुंचती मेट्रो स्टेशन और वो देखती है कि जो एस्केलेटर है वो वर्किंग नहीं है। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सकेलेटर इन टाइम T1, यानी कि वो जाती है वॉक करके, चल के जाती है, तो उसको टाइम लगता है T1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो x होता है, तो जो डिस्टेंस है एक्सकेलेटर का वो होगा x, ठीक है। ऑन द अदर डे शी रिमेन स्टेशनरी इन द मूविंग एक्सकेलेटर, यानी कि अगले दिन जब वो आती है तो एक्सकेलेटर जो है वो चल रहा होता है और वो सिर्फ खड़ी हो जाती है, और जब खड़ी हो जाएगी तो चल के चली जाएगी ऊपर, मतलब कि चला जाएगा अपने आप ही एक्सकेलेटर। एक्सकेलेटर टेक्स अप टाइम T2, यानी कि अब जो उसको टाइम लगा वो लगा T2, ठीक है ना, मूविंग एक्सकेलेटर की वजह से। डिस्टेंस सेम था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो सेम ही था, ठीक है, कोई बात नहीं। द टाइम टेकन बाय हर वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, यानी कि सपोज कर लो कि अगले दिन वो फिर दोबारा से आती है और एक्सकेलेटर जो है वो मूव कर रहा था और साथ में वो चलना भी शुरू कर देती है, यानी कि वो वॉक भी करती है और इस समय जो है वो एक्सकेलेटर मूव भी कर रहा है, तो टाइम कितना लग जाएगा आपको ये निकालना है, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, टाइम निकालना है जब वो खुद भी मूव कर रही है, वॉक कर रही है और साथ में एक्सकेलेटर भी मूव कर रहा है। तो हमें मालूम है कि टाइम निकलता कैसे है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से, ठीक है ना। डिस्टेंस तो वही है सेम, इतना ही डिस्टेंस चलना है उसको। वेलोसिटी जो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी दोनों हो जाएंगी, यानी कि दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। जो यहाँ की वेलोसिटी थी वो v1 थी, जो यहाँ की वेलोसिटी थी वो v2 थी। ये v2 वेलोसिटी थी एक्सकेलेटर की, ये v1 वेलोसिटी थी उसकी वॉकिंग की, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, x अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारा टाइम आ रहा है, टोटल टाइम जो लगेगा उसको मूव करते हुए एक्सकेलेटर पे वॉक करने के लिए, ठीक है ना। तो ये टाइम निकल जाएगा अपना x अपॉन v1 प्लस v2 से, लेकिन अपने पास v1 v2 की टर्म्स में तो है नहीं टाइम, वो अपना हमारा t1 और t2 की टर्म्स में टाइम दे रखा है। तो सोचो ज़रा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन t होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपने को वेलोसिटी को हटाना पड़ेगा, x और t की फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, v1 की जगह लिख देंगे x अपॉन t1 प्लस v2 की जगह लिख देंगे x अपॉन t2। रिप्लेस कर दिया हमने वैल्यू को, हमने यहाँ पे ले लिया x, यहाँ हमने ले लिया x कॉमन, 1/T1 प्लस 1/T2, x से x कट गया। अब जो हमारा टाइम आएगा वो आ जाएगा सॉल्व करने पर T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। इसको सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके, आंसर अपने पास आ गया, T1 इंटू T2 प्लस T1 प्लस T2, आंसर इज बी। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यानी कि एक कार जो है वो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस यानी कि एक्स डिस्टेंस वो कवर कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस वो कवर कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपसे बोला है कि एवरेज स्पीड निकाल दो। हमने देखा एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा अपने पास T1 प्लस T2। लेकिन टाइम को तो टाइम के टर्म्स में दे नहीं रखा है, तो टाइम को हमने को रिप्लेस करना पड़ेगा x अपॉन v की फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ लिख देंगे अपन x अपॉन v1 हो जाएगा अपना 40 प्लस x अपॉन 60। तो ये सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे 2x लिखेंगे, हमारा x कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/40, यहाँ हो जाएगा 1/60, x से x कट जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 40 अपॉन 60 इंटू 40,
तो 60 इंटू 40 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 100। ये और ये कट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको बस समझ लो मोटा मोटा, बाद में जब इसको यूज़ करेंगे तो और समझते चलेंगे। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और साथ में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब समझ में नहीं आया होगा इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि सपोज़ कर लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे कि अगर मान लो कि कोई कार चल रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसका मतलब ये है कि वो हर सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही होगी। यानी कि अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो 1 सेकंड में 2 मीटर पे होगी, अगले दूसरे सेकंड पे वो होगी 4 मीटर पे, अगले तीसरे सेकंड पे वो होगी 6 मीटर पे, है ना। इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है, सपोज़ कर लो कि आप जो है वो बराबर स्पीड से चल रहे हो, आपकी स्पीड, बाइक की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसका मतलब ये है कि आप हर घंटे में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करोगे, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज़ कर लो कि किसी कार की स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि अगर वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है कि 1 घंटे में, और अगला 100 किलोमीटर कब कवर करेगी वो अगले घंटे में, यानी कि 100 किलोमीटर इन 1 आवर, एंड फिर 200 किलोमीटर पे आ जाएगी वो अगले घंटे में, यानी कि 2 घंटे में पहुंच जाएगी 200 किलोमीटर पे। तो अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम में और कांस्टेंट स्पीड है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन है बस। अब आता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो फिक्स है, एक्सेलरेशन कुछ पार्टिकुलर उसकी वैल्यू होगी। जैसे कि एक्सेलरेशन मान लो कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपका एक्सेलरेशन जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स है, इसका मतलब ये है कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी हर सेकंड 2 करके। जैसे कि सपोज़ कर लो कि आपने बाइक चलाई और आपकी बाइक का एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि आपकी बाइक जो है वो 1 सेकंड में आपकी बाइक की स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपकी बाइक का एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अगले सेकंड में, यानी कि दूसरे सेकंड पे आपकी स्पीड हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगले सेकंड पे आपकी स्पीड हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड पे आपकी स्पीड हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी कि फिक्स एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये है कि लीनियर वेलोसिटी है ना। हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी/dt। इसका मतलब यही होता है कि एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ले लो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो आपको देता है एक्सेलरेशन। इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा समझना है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ लीनियर वे में इंक्रीज़ करेगी। इसका मतलब ये है कि आपकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड होगी, 4 मीटर पर सेकंड होगी, 6 मीटर पर सेकंड होगी, 8 मीटर पर सेकंड होगी, हर सेकंड पे 2 करके बढ़ती जाएगी अगर आपका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर आपका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी अगले सेकंड पे, फिर 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी अगले सेकंड पे, फिर 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी अगले सेकंड पे। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी लीनियरली, ठीक है ना। ये होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ करेगा लीनियर वे में, यानी कि 1 सेकंड पे आपका डिस्टेंस होगा 2 मीटर, 2 सेकंड पे आपका डिस्टेंस होगा 4 मीटर, 3 सेकंड पे आपका डिस्टेंस होगा 6 मीटर। इसका मतलब है कि 2 करके बढ़ रहा है, या फिर 5 करके बढ़ेगा, तो 10 करके बढ़ेगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, ये हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन।